Devanshi Jain, and today I am going to present Indian legislation, semiconductor integrated circuit layout design, the protection of plant and variety, and farmers' rights, and the biological diversity. Indian legislation amendment, that is intellectual property right, includes Patent Act 2005, Trademark Act 1999, Copyright Act 2012, Design Act 2000, and Geographical Indication of Goods Act 1999. These acts, and particularly the impact of recent amendments to the acts, are discussed in greater detail in the ensuing sections as well as in the next videos. Let's come up to the Semiconductor Integrated Circuit Layout Design Act 2000. As you are aware about the design are the any shape, configuration and color of the goods. So what is it about a layout design? Layout design refers to the layout or transistors and other circuitry elements and includes leads, wires connecting such elements and expressed in any manner of semiconductor integrated circuits. And what is a semiconductor? Any inseparable form on semiconductor material or insulating material or inside the semiconductor material which are designed to perform electronic circuitry function are included in the semiconductors. Now let's come up to the rights of registered proprietor. तो ऐसे कौन कौन से राइट है, ऐसे क्या राइट्स है जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर को मिलते हैं? रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर के पास में एक्सक्लूसिव राइट रहता है, क्योंकि रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर कौन होता है? जो उस प्रोडक्ट का ओनर है, जिसने वो डिज़ाइन क्रिएट किया है, उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो अपने लेआउट डिज़ाइन को किस तरीके से यूज़ करे, किस तरीके से प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट द वायलेशंस. अगर इसके राइट्स वायलेट होते हैं तो वो डिज़ाइन एक्ट के अंदर केस फाइल कर सकता है. अब है कि इसको पता कैसे चलेगा कि इसके क्या टर्म्स है रजिस्ट्रेशन की और किस तरह से इन्फ्रिंजमेंट होता है और उसकी पेनल्टी क्या क्या है. तो टर्म्स जो है वो है 10 years. अगर मानो कोई भी प्रोडक्ट जिस दिन एप्लीकेशन फ़ाइल की है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, जिस दिन वो अप्रूव हो गई, उस डेट से लेकर एग्जैक्ट 10 years तक टर्म रहता है रजिस्ट्रेशन का कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है प्रोटेक्टेड है. अगर वो प्रोडक्ट को 10 साल हो गए हैं प्रोटेक्ट हुए हुए, तो वापस से रिन्यूअल करवाना होता है नेक्स्ट 10 years के लिए. ये होती है टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन. नाउ लेट्स कम अप टू द इन्फ्रिंजमेंट. कि इन्फ्रिंजमेंट कैसे पता लगेगा कि कब इन्फ्रिंजमेंट हुआ और कब नहीं हुआ है? तो हर एक डिज़ाइन के दो पर्पस होते हैं. या तो वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होगा या फिर वो साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ होगा. साइंटिफिक पर्पस जैसे कि कोई भी ऐसा पर्पस जो कि किस तरीके से है, मानो किसी इवैल्यूएशन के लिए, किसी एनालिसिस के लिए, किसी रिसर्च के लिए, या फिर किसी उसके किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर यूज़ किया गया है साइंटिफिक पर्पस को, तो फिर वो इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आएगा. इन्फ्रिंजमेंट में आता है अगर किसी प्रोडक्ट को बिना रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर के कंसेंट के या फिर उसके नॉलेज में नहीं है वो चीज़, और उसके बाद भी कोई प्रोडक्ट को रिप्रोड्यूस, इंपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है फॉर द कॉमर्शियल पर्पस, उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जा रहा है, तो वो इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा. अब है कि पेनल्टी किस तरीके से है? तो पेनल्टी दो है, फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट. फ़ाइन जो है मैक्सिमम है मिनिमम है 50,000 और मैक्सिमम है 10 लाख. ठीक है. और जो इम्प्रिजनमेंट है वो मैक्सिमम है 3 years. मिनिमम जो है डिपेंड करता है कि आपको कितनी देर प्रोवाइड करनी है.
अब आते हैं इसके प्रोसीजर्स पर। प्रोसीजर में क्या रहता है कि सबसे पहले सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन की रजिस्ट्री होती है। उसके लिए प्रोप्राइटर को एप्लीकेशन फाइल करनी होती है एक कंसर्न रजिस्ट्रार के पास। उसकी सारी डिटेल्स देगा वो प्रोडक्ट की। अब रजिस्ट्रार की मर्ज़ी है, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या वो रिजेक्ट करेगा। अगर उसने रिजेक्ट किया तो वापस से ही प्रोप्राइटर एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करेगा। अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो एक्सेप्ट होने के बाद में अब दो चीज़ें रहती है। पहली रहती है कि ऑपोजिशन के पास एडवर्टाइज्ड होगा, और दूसरी चीज़ रहती है कि अगर जब पब्लिकेशन हो जाएगा, जिस दिन एप्लीकेशन फाइल की गई है उसके विदिन 3 मंथ्स तक में रजिस्ट्रार को डिफ़ाइन करना पड़ता है कि कैटेगरी कहाँ फॉलो हो रही है, एक्सेप्शन में या फिर रिजेक्शन में। तो 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है जब भी वो एप्लीकेशन फाइल की गई है। अगर एक्सेप्ट हो गया तो वो डिज़ाइन एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट हो जाता है। नाउ लेट्स कम अप टू द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट एंड वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। हमें इससे पता लग रहा है कि प्लांट्स जो भी होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, और उसके साथ में उसकी जो अलग अलग वेराइटीज़ होती है, अलग अलग ब्रीड्स होती है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लस उसके केयर टेकर यानी कि फार्मर के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई है इम्पॉर्टेंट, जो कि फार्मर्स एक्ट के अंदर प्लांट एंड प्रोटेक्शन वैरायटी के अंदर कवर हो रही है। सबसे पहले तो कोई भी प्रोविज़न अगर ग्रांट हो रहा है, अगर कोई भी प्लांट ऑफ वैरायटी जो है रजिस्टर्ड अगर आ रही है पब्लिक डोमेन पर, तो उसके लिए प्रोप्राइटर के पास लाइसेंसिंग होनी ज़रूरी है। अगर लाइसेंसिंग है तो ही पब्लिक डोमेन पर आ सकती है। दूसरा है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो बेनिफिट करता है कुछ ऐसे वैराइटीज़ को, कुछ क्लेम्स डिटरमाइन करता है जो कि प्लांट वैरायटी से रिलेटेड है और फार्मर राइट्स अथॉरिटी से रिलेटेड है। तीसरा जो है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की रिसर्च को भी डेवलप करता है। फोर्थ है कि ओनर के पास राइट्स होते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से कम्युनिटी में लेकर आएगा, उसको यूज़ करना है, सेव करना है, सॉ रीसॉ, एक्सचेंज, शेयर, सेल, फार्म सीड को सेल करना है, या किसी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना है। बट अगर कोई ब्रांडेड सीड अगर सेल हो रहा है तो वो जो है प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आएगा। इसमें सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों आते हैं, पासिंग ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, लेकिन वो प्लांट वैरायटी से ही रिलेटेड होने चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट है कि इंकरेज करता है वो हर एक प्लांट की ऐसी ब्रीड्स को, रिसर्चर्स को, कि वो ताकि डेवलप करे और नई ब्रीड्स, नए प्लांट्स, नई वेराइटीज़ और जितनी एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ है उनको और इम्प्रूव करे। यहाँ पे सेक्शन 24 के हिसाब से बताया हुआ है कि किस किस तरह से वैलिडिटी रहती है रजिस्ट्रेशंस की। तो 3 कैटेगरीज डिवाइड किए, ट्रीज एंड वाइन्स, एक्सटेंड वैरायटी और अदर केसेस। सिर्फ ट्रीज एंड वाइन्स की कैटेगरी ऐसी है जिसमें रहती है 18 ईयर्स। बाकी रेस्ट, चाहे वो एक्सटेंड वैरायटी हो या फिर दूसरी कोई भी कैटेगरीज हो, उसका पीरियड रहता है वैलिडिटी का 15 ईयर्स। अगर हम यहीं पे सर्टिफिकेशन की बात करें कि सर्टिफिकेशन जो है किस तरह से रहता है, तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, ट्रीज़ और क्रॉप्स। ट्रीज़ के केस में रहता है 9 ईयर्स की वैलिडिटी, और अदर क्रॉप्स में वैलिडिटी रहती है 6 ईयर्स की। देन उसके बाद में इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। अब आगे रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, इसका प्रोसेस किस तरह से पॉसिबल है। तो पहले जो है प्लांट एंड वैरायटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो इंडिया में पॉसिबल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आई, जैसे जैसे टाइम डेवलप होता गया, उस हिसाब से सबसे पहले इंडिया में जब ये रजिस्टर हुआ था एक्ट, जब ये स्टार्ट हुआ था, इनेक्ट किया गया था, तो कौन सी ऐसी 12 क्रॉप्स थी जो कि इंक्लूड की गई थी डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन के पर्पस से। तो वो था राइस, वीट, मेज़,
sorghum, pearl, chickpea, pigeon pea, green gram, black gram, lentil, field pea एंड अ किडनी बीन। तो ये ऐसी टोटल 12 कैटेगरीज थी जिसके लिए एक्ट में सबसे पहले क्रॉप्स रजिस्टर्ड मानी गई थी। अब हमारा लास्ट है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो बायोलॉजिकल एक्ट क्या बताता है? सबसे पहली चीज़ है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता क्या है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कवर करता है जो कि सारे ही सोर्सेज से या इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू इसमें इंक्लूड हुए। डाइवर्सिटी मीन्स द एनवायरनमेंट। तो कोई भी ऐसे स्पीशीज या कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग है और हमारे इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं कि कोई भी ऐसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उनका कोई भी ऐसा पार्ट जो कि जेनेटिक मटेरियल और बाय प्रोडक्ट जैसे कि कोई भी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, ठीक है, अपने एक्चुअल या पोटेंशियल यूज़ या वैल्यू के लिए ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल के अंदर, जिसमें ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल यूज़ नहीं किया जा रहा है बट बाकी प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब क्या है कि इंडिया भी एक मेंबर है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन की। उसके अंदर कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस बताई हुई है जिसके थ्रू ये एक्ट इनेक्ट किया गया है इंडिया में। कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस, कुछ ऐसे राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताए गए हैं। अब वो जो एक्ट है वो एम ये करता है, उसका मेन पर्पस क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ components and fair and equitable sharing of benefit arising out of use of biological resources। कोई भी ऐसे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करके सस्टेनेबल यूज़ करना इंडिया के अंदर, जो कि फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग देता हो, बेनिफिट्स देता हो सभी को, पूरे इकोसिस्टम को। ये इसका मेन मोटिव था। तो हम इसमें ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि एक्ट जो है एक एक्सटेंसिव पावर बताता है जिसके थ्रू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया हमारा इकोसिस्टम, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हो गया प्लांट एंड एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको प्रोटेक्ट करता है जो भी हमारी कन्वेंशंस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बेस्ड है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे एनबीए के जो चेयरमैन थे, ठीक है, यहाँ पे एनबीए में होता कौन कौन है? एक चेयरमैन होते हैं, 7 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट, 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं। इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, जो जिस ब्रीड का स्पेशलिस्ट है, साइंटिस्ट है, कोई भी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जो इंडस्ट्री को, जो इको इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका ले दे के पूरा क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी, ओशन डेवलपमेंट या मेडिसिन, होम्योपैथी या एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, उसको डेवलप करना। तो ये इन शॉर्ट एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहता है। अब आते इसके सेलिएंट फीचर्स पर। सबसे पहले है कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना किसी एक मिनिस्ट्री, किसी एक डिपार्टमेंट के अकेले बस की नहीं है। तो ये जनरली एक म्यूनिसिपल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कुछ कमिटमेंट्स करते हैं मैनेजमेंट से, जिसके लिए बायोडाइवर्सिटी फंड भी रेज करते हैं। आपने देखा होगा इसके लिए कुछ एनजीओज़ भी होते हैं, ठीक है, कुछ कमिटीज़ भी होती हैं, कुछ कमीशंस भी होते हैं। तो सब लोग ही मिलके इकोनॉमिक को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। सेकंड है कि कोई भी ऐसा एनबीए अप्रूवल करे या कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र करे उसके रिसर्च को, ठीक है, तो उससे पहले मतलब फ़ॉरेन में या फॉरेनर्स वगैरह में, तो उससे पहले हमें बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी एक प्रॉपर रिसर्च कर ली जाए, एक एनबीए से एक अप्रूवल ले लिया जाए। तीसरा है कि इंडियन सिटीज़न जो है वो इंक्लूड, मतलब कौन कौन से इंडियन सिटीज़न ऐसे हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं? कोई भी लोकल पीपल, कम्युनिटी,
कोई भी वेद और हकीम को भी हम लोग डॉक्टर की तरह कंसिडर करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं, होम्योपैथिक बनाते हैं दवाइयाँ, वो वैद होते हैं, हकीम होते हैं। ये हमारे कुछ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से ही लिया गया है। जैसे आपने रामायण में देखा होगा, वेद की बात की गई है। अभी भी जितनी भी पतंजलि की मेडिसिन बन रही है, सब वेद और हकीम के ही कॉन्सेप्ट के थ्रू लाई गई बन रही है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से क्रिएट की जाती है। तो ऐसा कोई भी जो कंट्री के बेनिफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया गया है, सबसे पहले जो है वो एक एनबीए से प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट करवाना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, एनबीए के पास सारी पावर्स रहती है कि वो कौन कौन सी कंडीशंस इम्पोज करे कंट्री पे, कौन सी कंडीशंस रिस्ट्रिक्ट करे। तो सारा कंट्रोल रहता है एनबीए के हाथ में। जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड केसेस या एग्रीकल्चर रिलेटेड केसेस होते हैं, वो हमारे इंडिया में एनजीटी में केस फाइल किए जाते हैं। एनजीटी इज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये यहाँ पे सारे एनवायरनमेंट रिलेटेड केसेस ही डील किए जाते हैं। So that's it for now. In the next video, in the next session, we will cover Trademark Act 1940.